अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। इसराइल और ईरान की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं क्योंकि बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। मार्को रूबियो जो कि वज़ीरे ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को टेलीफोनिक कॉल की है और इससे मुतल्लिक जो तर्जुमान हैं उन्होंने बताया, यानी अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान, उन्होंने बताया कि इस गुफ्तगू में ईरान और इसराइल के दरमियान देरपा अमन और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत के ऊपर गुफ्तगू हुई है दोनों ममालिक के दरमियान। अब ये बड़ा अहम है इस सिलसिले में क्योंकि आपको पता है गुज़श्ता रोज़ काबीना से जब खिताब कर रहे थे शहबाज शरीफ तो उन्होंने इंकशाफ किया कि जो इसराइल और ईरान के दरमियान में सीज़ फायर हुआ है उसमें पाकिस्तान का भी कोई किरदार था। डिटेल्स तो इसकी उन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये तफसील या ये इंकशाफ होना बड़ा अहम, ख़ासकर उस बैकड्रॉप के अंदर जहां अमरीकी सदर ये इशारा भी दे चुके हैं कि अब बात इससे आगे बढ़ने वाली है, यानी ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मुआहिदा हो सकता है जिसके लिए अमरीकी सदर के मुताबिक उन्होंने इशारा दिया कि आइंदा दिनों में कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान की तरफ से ज़रा मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ हमने देखा सुप्रीम लीडर खामनाई का बड़ा सख्त बयान अमरीका से मुतल्लिक, दूसरी जानिब हमने देखा कि उनके जो ओहदेदारान हैं मुख्तलिफ, वो ये मुज़ाकरात या ये जो मुआहिदा है इससे मुतल्लिक अभी तक खुलकर कोई वजाहत नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ जगहों पर ये भी कहते आए हैं कि ऐसे किसी मुआहिदे या ऐसी किसी मुज़ाकरात की अभी फ़िल वक्त गुंजाइश नहीं है। तो सर ये जो आज फ़ोन कॉल हुई है, सारे के सारे जो मुआहिदा हो रहा है इसकी इस तरफ इशारे मिलते हैं, क्या रेलेवेंस है इसकी पूरे मंजरनामे पे? अपने तज्ज़ियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते तनाव के माहौल में ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कोई किरदार अदा कर सकता है और क्या चाहिए भी? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहब अभी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगी। एजाज, आप सबसे पहले बताइएगा, ये जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वज़ीर आज़म की और मार्को रूबियो की, ये कितनी अहम है? क्या ये एक रिवायती इंगेजमेंट थी या फिर आप समझते हैं कि मज़ीद आगे कुछ होने वाला है जिस सिलसिले में ये इंगेजमेंट हुई है? ये गैर मामूली अलीना, दो बातें हैं इसकी और बैकग्राउंड इसका जान लीजिए। आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से भी इंटरेक्शन हुआ हमारा, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें पता लगी हैं। अगले रोज़ मेरी ईरान के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, रज़ा मेरी, उनसे भी मुलाकात हुई है, कुछ बातें वहाँ से भी पता चली हैं और पाकिस्तान की हुकूमती लोगों से भी मेरी मुलाकातें हुई हैं जो कि फ़ॉरेन ऑफिस से रिलेटेड हैं। तो बैकग्राउंड इसका सुन लीजिए। पाकिस्तान को पहले से पता था कि ईरान क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहा है, अमेरिका अगर अटैक करेगा तो। जब अमेरिका ने अटैक किया तो पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा, आपको पता है एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्तांबुल में, वहाँ पर मौजूद थे। तो जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, नायब वज़ीर आज़म को बता दिया था एट दैट टाइम कि हम इसका एक मेजर्ड रिस्पांस देंगे। इसहाक़ डार साहब को बता दिया था और साथ ये भी बता दिया था कि हम कतर के अंदर कार्रवाई करेंगे। अच्छा। और ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी और ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी चाहा था कि ये मामलात लड़ाई झगड़े से ना हल हों बल्कि डिप्लोमेटिकली हल हों, और कतर को भी ईरान ने बता दिया था। अब मामला ये है कि ईरान के अंदर इस वक्त अंदर की जो सूरत हाल है उसमें एक मुल्क है पूरी मुस्लिम दुनिया में जिसकी कोई थोड़ी सी लिवरेज है या जिसको ईरान रिस्पेक्ट करता है, वो है पाकिस्तान। हालिया जो सूरत हाल हुई, और आपको पता है कि ईरान के सदर ने ख़िताब किया पार्लियामेंट के अंदर, और जब वो ख़िताब कर रहे थे ईरानी सदर, तो ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। तमाम अरकान खड़े हो गए और उन्होंने तशक्कर पाकिस्तान किया। मैंने इस हवाले से ईरान के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उनसे भी ख़ुसूसी तौर पे बात की और मैं बेसिकली तस्दीक करना चाह रहा था कि वाकई वो कोई फ़ेक वीडियो तो नहीं। उन्होंने मुझे बड़ी हैरान कुन बातें बताई। उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में ने अच्छा रिस्पांस किया, लेकिन मैंने कहा जी सब में बेहतर किसने रिस्पांस किया? तो उन्होंने कहा जी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड एक तरफ, कोट अनकोट बता रहा हूँ मैं,
उन्होंने कहा जी जितना अच्छा रिस्पांस पाकिस्तान ने हमें दिया उतना अच्छा रिस्पांस किसी ने नहीं दिया। कोट अनकोट मैं बता रहा हूँ, ये ईरान के सफ़ीर ने कहा। फिर ईरान के सफ़ीर ने, आपको पता है, जो शुक्रिया भी अदा किया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत का भी नाम लिया, फ़ौजी क़यादत का भी नाम लिया। तो ईरान के अंदर जो फ़ैसला साजी है गो के एक बंदे के ऊपर मरकूज़ नहीं है, वो फ़ैसला साजी 2-3 उनके पिलर्स हैं, 2-3 इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डिसाइड करते हैं। लेकिन उन तमाम इंस्टीट्यूशंस में एक मुल्क है जिसकी कोई लीवरेज है पूरी मुस्लिम दुनिया में, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ही वो मुल्क है, कोई अगर कोई रोल प्ले कर सकता है, जाहिर है वो उसी सूरत में होगा कि ईरान वाले भी माने। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान का रोल प्ले कर सकता है, कैपेसिटी है, ठीक है, डिपेंड वही करेगा कि ईरान क्या करता है। आपको लगता है करना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल करना चाहिए। और इसमें एक और भी बात है कि अमेरिका जो है, अमेरिका कोशिश क्या कर रहा है, अमेरिका कोशिश ये कर रहा है, आप देख लें उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अमेरिका जो अब्राहमिक अकॉर्ड जो है 2020 अगस्त में जिसने फर्स्ट विजिबिलिटी दिखाई, जिसमें 3-4 मुल्कों ने, मुस्लिम मुल्कों ने, मोरक्को ने, यूएई ने, कतर ने, इसी तरह एक आध और मुल्क ने तस्लीम कर लिया था। तो अमेरिका चाह रहा है कि अब्राहमिक अकॉर्ड को हम दोबारा शुरू करें, ठीक है, और उसी हवाले से वो पाकिस्तान को भी यूज़ करना चाहता है कि जी ईरान के साथ कोई रास्ता अपनाएं। और एट द सेम टाइम अमेरिका को एक बात भी अच्छी नहीं लगी, एक हमारी बात भी अच्छी नहीं लगी जो नज़र आती है। अमेरिका को नहीं अच्छा लगा इतना ज़्यादा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कंडेम किया है और पाकिस्तान ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि ईरान के हक में है। पाकिस्तान के दोनों ईवानों ने, नेशनल असम्बली ने, सेनेट ने, फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, बिल्कुल बयान दिया। मुझे बल्कि 2 चीज़ें बताइएगा। एक, कल वज़ीर आज़म ने जो कहा कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया, इससे मुतल्लिक कोई तफसीलात हैं आपके पास? जी, इससे मुतल्लिक तफसीलात तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब ये सारा वाक़या हो रहा था तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम 2-3 दफ़ा ईरान के प्रेसिडेंट से बात की। अच्छा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा से तवातर के साथ राब्ते में रहे, वो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा थे। इसहाक डार के ऊपर और जो वज़ीर आज़म है, ईरान को पाकिस्तान के रिस्पांस की ऐसी क्या चीज़ भाई जो उन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया में से पाकिस्तान को कहा कि उनका रिस्पांस जो था वो सबसे मुनफरिद था? देखिए, सारी जो दुनिया है उन्होंने तो गोलमोल बात की कि किसी ने मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान ने तो बाकायदा मजम्मत की, अमेरिका का नाम लेके मजम्मत की, अमेरिका को नहीं है। और सऊदीया ने तशवीश का इजहार किया, मजम्मत का वर्ड नहीं है। आप देखिए। अच्छा, एक और बात, एक और जल्दी से देखिए, जो ईरान है ना, ईरान के हवाले से अमेरिका ने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की और आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ने इनफॉर्मली जो नाश्ता दिया हुआ था उसमें भी डिस्कस किया। अमेरिका जो है, जो हमारी रीडिंग है यहाँ पे, अमेरिका ये नहीं चाहता, पाकिस्तान जब कहता है ना कि ईरान को राइट ऑफ रिस्पांस और राइट ऑफ डिफेंस है, तो अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगती डीप इनसाइड देम। इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए एक बात रिपीट की, मार्को रूबियो ने, उन्होंने कहा कि जी ईरान मस्ट नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, मस्ट। अब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की ये बात क्या जरूरत है? बेसिकली वो मैसेज दे रहे हैं कि देखें, आप जो कहते हैं कि ईरान के राइट्स हैं। एजाज, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा जल्दी से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर ये माहिदे के सिलसिले में कोई सिफारती किरदार या वैसे ईरान को बनाने की बात होती है तो एक करना चाहिए रोल अदा? नहीं, रोल तो पीस के लिए ज़रूर अदा करना चाहिए। और ये बात ठीक है कि ये जो आज टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, ये वाकई ये मामूल से हट के है, क्योंकि मामूल की तो इससे पहले हो चुकी थी, और कुछ दिनों पहले ही गुफ्तगू हुई थी। तो ये ज़ाहिर है उसके बाद दोबारा कांटेक्ट करना, कॉल करना। अब ये कि इसमें देखना है कि जो भी पीस प्लान है वो है क्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और यही पाकिस्तान के लिए सबसे ट्रिकी है। अब मुझे नहीं पता, एजाज़ कह रहे, मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, कि पहले तो ये आया था कि शायद रेजोल्यूशन जो कंडेमनेशन है उसमें अमेरिका का नाम नहीं है, उसमें सिर्फ उस वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया गया, अमेरिका का नाम लेके कंडेम शायद नहीं किया गया, ना OIC के रेजोल्यूशन। वज़ारत ख़ारजा ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें नाम लिया अमेरिका का। जो कतर के ऊपर अटैक हुआ ना, अमेरिकी बेस के ऊपर, उस पर पाकिस्तान ने तशवीश की।
अच्छा, कतर पे, खैर मैं वही कह रहा था, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहरहाल अगर देखना ये कि ज़ाहिर है पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान के ईरान के साथ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बहुत आइडियल रिलेशनशिप रही है पाकिस्तान की, क्योंकि ईरान के बारे में पाकिस्तान की कुछ रिजर्वेशंस भी मादी में रही हैं, क्योंकि ईरान और इंडिया के ताल्लुकात की भी एक ख़ास नौइयत रही है। लेकिन ये जो हालिया जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें और फिर इसके बाद ये जो मौजूदा सूरत हाल थी ईरान और इज़राइल की ख़ास तौर पे, उसमें ईरान को इंडिया के रोल पे बहुत ज़्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान के लिए ये बहुत एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। अब देखना ये है कि सबसे पहली बात कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होते हैं, अगर होते हैं तो कब होते हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि उससे पहले कोई नया कॉन्फ्लिक्ट जन्म नहीं लेगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें इज़राइल कहाँ प्लेस होगा। इज़राइल की जो इस वक्त, क्योंकि गाज़ा में जो सूरत हाल है, तो इज़राइल तो रुक ही नहीं रहा, रोज़ हमें जो है वहाँ से कैजुअल्टीज़ की खबरें आती हैं। तो वो कौन सा पीस प्लान आज जो डेवलपमेंट खास तौर पे कितनी खौफनाक है। हाँ, वो जो पीस प्लान होगा, एड वाले जो हैं अपने फौजियों को हुक्म दिया है कि स्ट्रेट फायर उनको करो। वही मैं कह रहा हूँ कि ये अजीब व गरीब सूरत हाल हो रही है और यहाँ पाकिस्तान को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ज़ाहिर है ईरान से मुज़ाकरात होने के बावजूद इज़राइल का अपर हैंड रखेगा अमेरिका। और अगर आज भी डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप वो देखें तो वो एक तरफ चीन के साथ बड़ी तजारती डील की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के साथ भी एक बड़े जो है ट्रेड रिलेशनशिप की बात कह रहे हैं। तो हमें अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए और इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अमेरिकी जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं या वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो आज मुलाकात की बात की है टेलीफोनिक वज़ीर आज़म से, तो एग्जैक्टली पाकिस्तान के किस रोल को वो स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कौन सा ऐसा रोल प्ले करे उसमें कि ये जल्द से जल्द जो है ईरान इस पर तैयार हो जाए। तो आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको हमें फॉलो करता रहना चाहिए। लेकिन हमें साथ में जो है केयरफुल भी रहना चाहिए कि वेयर इज़राइल विल बी प्लेस्ड, क्योंकि अमेरिका एक अंदाज़ा इससे पहले एजाज ने लगाया है ना, और इससे मुतालिक बड़ी चर्चा भी हो रही है। एक ये भी पेश की जाती है कि अमेरिका इसके ऊपर इतना इसलिए मुसिर है क्योंकि वो चाहता है कि अब्राहम एकॉर्ड्स का उसका जो एक नज़रिया है, यानी जो सारे के सारे ममालिक हैं खलीजी, वो एक्सेप्ट करें इसराइल को। अब इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद वेलकम बैक। हम लोग तज्जिया तबसरा कर रहे हैं ईरान और इसराइल की सूरत हाल पर, खासकर जो आज फ़ोन कॉल आई है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वो उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान को इस मामले के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए? बिकॉज़ एक तरफ बड़े आप कह लें हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो बड़े सेंसिटिव हैं, दूसरी तरफ हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात ब्रदरली नेशंस कहते हैं, लेकिन वहाँ भी काफ़ी सर्दमोहरी रही है। क्या करें? मैडम शेख, इस को क्या कहते हैं, 1 मिलियन का जो क्वेश्चन आपने किया, $1 मिलियन क्वेश्चन हाँ, इस $1 मिलियन क्वेश्चन जो आपने कर दिया है और जो आपने अपना पूरा दिमाग खोल के इस कौम के सामने रख दिया, नहीं रखा अभी तो अच्छा, मुझे पता था कुछ बचा लिया होगा। अच्छा, इससे पहले मैडम शेख के इस टॉपिक पे आने से पहले, आज आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा दरियाए सवात में जो बारिशी रेला आया, उसमें अभी तक 75 लोग बह गए थे और अभी तक सुना जा रहा है कि 9 लोग जान से गए हैं। हादसा कोई भी हो सकता है, कुदरती आफत कहीं भी आ सकती है, लेकिन रिस्पांस क्या होना चाहिए? तीसरी मरतबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में। सवात वो 1.5 घंटे के करीब वो लोग एक चट्टान पर रेले में फंसे रहे और सवात का कोई रेस्क्यू, कोई इदारा सामने नहीं आया, कोई लोग सामने आए, कोई रस्से वाले ही आ जाते, कोई वो ट्यूब्स लेके आ जाते, और फिर वो जो पेशावर तो अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी हुकूमत तो सोई हुई थी।
तो कहना उनको ये था कि वही मिसालें दिया करते थे कि दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो हुक्मरान से पूछा जाता है। ये दरियाए सवात के अंदर 9 लोगों का अभी तक जान से गए हैं। अगर आप लोगों से ऊपर जाकर पूछ लिया गया तो जवाब तैयार करके रखिएगा। अब आ जाए मैडम शेख इस सवाल पर। जी। मैं इस सवाल को एक और तरह से देख रहा हूँ और मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि ईरान के रद्द अमल पर, आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर के रद्द अमल पर मुझे बड़ी हैरानी हुई है और परेशानी भी हुई है। इशू ये है कि 12 रोज़ा जंग के बाद आयतुल्लाह साहब और सुप्रीम लीडर साहब ने देखा होगा कि कोई अमली तौर पर मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा था। 2-4 मज़म्मतें जिनमें हम भी शामिल थे और हमारा यही बड़ी बात है कि हमने मज़म्मत कर दी, 10-12 तशवीशें, 15-20 हमदर्दियाँ। और 12 रोज़ा जंग में आयतुल्लाह साहब सुप्रीम लीडर साहब को ये तो ज़रूर पता चल गया होगा कि ये मफादात की दुनिया है और जिसकी लाठी उसकी भैंस की दुनिया है। और 12 रोज़ा जंग में आयतुल्लाह साहब को मुबारकबाद देनी, उनकी कौम को, उनके लोगों को, कि इसराइल को फेंटी लगाई ईरान ने। ये सदर ट्रंप कह रहे हैं, ये सदर ट्रंप ने बताया आवाम को, दुनिया को। और दिफाई सिस्टम अभी उनका मौजूद है, ईरान का मिज़ाइल सिस्टम मौजूद है, अभी तक रिजीम मौजूद है, एटमी प्रोग्राम किसी न किसी सूरत में मौजूद है। लेकिन आयतुल्लाह साहब को एक ज़हन में रखना चाहिए कि हिज़्बुल्लाह की कमर टूट चुकी है, हमास फारग हो चुका है, हौसी और शाम का क्रियाक्रम हो चुका है, और अब्राहम जो वो अकार्ड है उसका एक खाका सा मैडम शेख सामने आया है कि वो खाका क्या है। ट्रंप, मेरे बाबा जी ट्रंप साहब ने इस पर बात भी की कि बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। और वो पेशरफ्त क्या है, इसराइल से ख़बरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक इब्तदाई जो हैं कि जंग बंदी होगी 2 हफ्तों में, उसके बाद हमास के सियासतदानों या रहनुमाओं को जलावतन कर दिया जाएगा। गज़ा के जो लोग बाहर के इर्द गिर्द मुल्कों में जाना चाहेंगे उनको इर्द गिर्द मुल्कों में बसा दिया जाएगा और गज़ा का कंट्रोल 4 अरब ममालिक को दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद एक लाइन लगेगी और सारे इसराइल को तस्लीम करेंगे। खैर ये तो बाद की बात है। लेकिन मैं सुप्रीम लीडर साहब और ईरान साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब बाबा जी, मतलब हमारे इस वक्त दुनिया के बाबा जी जो यूरोप के भी डैडी हैं और रूहानी तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया के डैडी हैं, ट्रंप साहब, जब वो कह रहे हैं कि खुदा मशरिक़ वुस्ता को सलामत रखे, खुदा ईरान को सलामत रखे, जब उन्होंने अपने स्टीव विटकॉफ की ड्यूटी लगाई है और ख़ुद कहा है मेरे बाबा जी ने कि ईरान चीन को तेल बेच सकता है, हम पाबंदियां भी नरम कर सकते हैं, ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के हामी हैं, हम 20 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर देंगे, खलीजी ममालिक के ज़रिए करवाएंगे, ईरान को 6 अरब डॉलर के जो अकाउंट्स मुंजमद हैं उन तक भी रसाई दिलाई जा सकती है, ईरान की तामीर नौ में मदद कर सकते हैं, ईरान के दिफा के लिए भी हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। अल्लाह ने आपको बराबरी दी, इज़्ज़त दी, अब क्यों आप पाकिस्तान पर कोई मुनहसर करे? क्यों? पाकिस्तान कितना किसी का साथ दे सकता है? ईरान ने हमारा कितना साथ दिया है? तुर्की के तो बड़े तल्लुकात हैं जो तैयब उर्रदवान साहब हर चौथे दिन एक बड़ी सी तकरीर कर देते हैं और हम उनको लीडर मान लेते हैं। एक्चुअल तो वो इसराइल के साथ खड़े हैं और तिजारत भी है, और तुर्की में कितनी कंपनियां इसराइल की हैं, आप बंदा हैरान रह जाता है। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि छोड़िए इस बहस को। मार्को रूबियो साहब वैसे वही हैं जिन्होंने बताया था कि जिन लोगों ने मजम्मत की ईरान पर हमारे हमले की वो भी हमारे साथ हैं। तो सारी दुनिया अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ कोई नहीं। ईरान सबसे पहले खुद डिसाइड करे कि उसे क्या करना है और उसने कैसे आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद वो दूसरे की तरफ देखे हमने क्या करना है ईरान का, या जब अमेरिका एक तरफ खड़ा होगा हमने तो वही करना है हल्का हल्का जो अमेरिका चाहेगा। लेकिन मेरा आखिरी बात मैडम शेख कि ईरान के पास बड़ा सुनहरी मौका है, वो जैसे बाबा जी मेरे फरमाते हैं द ग्रेट ईरान, उसके लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि उसकी तरफ बढ़ा जाए, अपने मसाइल हल करें, इस बंद गली से निकलें और दुनिया को अपने ऊपर और ख़ुद को दुनिया पर खोलें, अपने जो मुकद्दम चीज़ें रख कर, जो उनके असूल हैं उनको पेश नज़र रख कर बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं।
पाकिस्तान क्या कोई किरदार अदा कर सकता है ईरान और US के दरमियान कोई मुआहिदा करवाने में, और क्या उसको ऐसा करना भी चाहिए? इसके ऊपर तजिया तबसरा हम कर रहे हैं। बेनज़ीर शाह साहबा, क्या राय है आपकी? देखिए, अगर हम मीडिएशन करा सकते हैं तो बिल्कुल हमें ऑफ़र करनी चाहिए, लेकिन अलीना मेरे ख्याल से हमारा वो लेवरेज नहीं है जो बहुत से दूसरे ममालिक का है। हमारे वो ट्रेड टाइज़ नहीं है ईरान के साथ, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ईरान में। हमारा एक बड़ा सीरियस इशू है जो अभी तक फंसा हुआ है, आई डोंट नो आगे जाके क्या होता है, वो हमारा गैस पाइपलाइन का है। तो अभी ये जो अमेरिका की मार्को रूबियो साहब की जो बात हुई है वज़ीर आज़म से, मेरे ख़्याल से इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता है। तो इस वक्त शायद कोशिश की जा रही हो कि ईरान को किसी ना किसी तरह निगोशिएटिंग टेबल पे वापस लाया जा सके। एक तो कतर के ज़रिए कोशिश की जा रही है, दूसरा हो सकता है दूसरे ममालिक को भी इसमें शामिल किया जाए, जैसे पाकिस्तान को, कि आप ईरान को कन्विंस करें और उनको वापस निगोशिएटिंग टेबल पे लेके आएँ। ईरान की तरफ से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं उससे लग तो ये नहीं रहा कि अभी वो अमेरिका से बात करने के लिए तैयार है। उनका बिल भी तैयार पड़ा हुआ है जो कानून बन सकता है कि वो अपने IAEA इंस्पेक्टर्स जो हैं वहाँ से उनको निकाल दें। तो ये कोशिश हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा अलीना, मुझे नहीं लगता लेवरेज है हमारे पास। लेवरेज इसके पास किसके पास है? एक तो चाइना के पास है, जिनका ईरान के साथ बहुत गहरा और पुराना ट्रेड टाइज है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। दूसरा है और सबसे अहम है गल्फ ममालिक। CNN की इस पर एक बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है कल, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो गल्फ ममालिक है ये अमेरिका ने जब हमला किया उससे एक दिन पहले बात कर रहे थे और ऑप्शंस बैठ के देख रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। और उनमें से कुछ ऑप्शंस ये थी कि ये अरब ममालिक जो हैं ये इन्वेस्ट करें ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में। और अमेरिका ये कह रहा था कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन अरब ममालिक के ज़रिए, अब जाहिर सी बात है इनके पास पैसा है तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हम ईरान को दे सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये थी कि जो उनके फोर्डो में जो न्यूक्लियर साइट है जिस पे बमबारी की है अमेरिका ने, उसको भी एक रीबिल्ड किया जाए और वहाँ पे भी एक सिविलियन प्रोग्राम बनाया जाए। और तीसरी ऑप्शन ये एक्सप्लोर की जा रही थी कि ईरान पे जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म की जाएँ और जो ईरान के जो बैंक अकाउंट्स हैं दूसरे ममालिक में जो इस वक्त फ्रीज हुए हुए हैं उस तक उनको एक्सेस दी जाए। अब इन चीज़ों में मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के पास वो लेवरेज है ईरान को वापस निगोशिएटिंग टेबल पे लाने का, जो गल्फ ममालिक इस वक्त लेवरेज और इंसेंटिव दे सकते हैं। क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से ईरान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो रीबिल्डिंग की है। वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत सी इंसानी जानें गई हैं, बहुत सा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। तो इसके लिए उनको गल्फ ममालिक की तरफ, ख़ास तौर पे कतर, सऊदी अरेबिया, इन ममालिक, UAE की तरफ शायद वो ज़्यादा देखें बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की तरफ देखें। अच्छा, एजाज़ अभी कह रहे थे कि उनको लगता है और बिल्कुल जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद और ज़्यादा पाकिस्तान की वक़्त और लेवरेज बढ़ी है। एजाज़, मुस्लिम दुनिया उसमें तो पाकिस्तान का लेवरेज बिल्कुल है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो ईरान से बात कर सकता है, ईरान को कन्विंस कर सकता है। ज़ाहिर है इसमें ईरान की शराइत होंगी, ईरान की मर्ज़ी होगी तो तब। लेकिन अगर सबसे बड़ा लीवरेज है वो तो चाइना का है, जिसके साथ उसके ट्रेड लिंक्स हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हालिया दिनों में, हालिया जो क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान के ऊपर उनका एतमाद बढ़ा है। और अभी आपको एक और मैं ख़बर भी देता चलूँ कि चीन के अंदर SCO की जो वज़राए दिफ़ा मीटिंग थी उसमें पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा के साथ ईरान के वज़ीर दिफ़ा ने अलग से मुलाकात की है। और मेरी इतलात के मुताबिक उस मुलाकात में भी उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया है कि इस मुश्किल वक्त में, और ज़ाहिर है उनको पाकिस्तान के मसाइल और लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स का भी इल्म है, तो उन्होंने उसके बावजूद अपना बड़ा दिल खोला है और बताया कि जी हम बड़े पाकिस्तान के मशहूर हैं। तो मेरे ख्याल में लीवरेज तो पाकिस्तान का है विद कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। अगर आप कहें कि अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि करना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान को, इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, जल्दी से इसके ऊपर भी जो भी आप कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल में देखिए, पाकिस्तान ने, आपको याद हो 1971 में हेनरी किसिंजर की मुलाकात कराई थी पाकिस्तान के उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान ने चीन के साथ। तो पाकिस्तान अगर चीन और अमेरिका की सुलह करवा सकता है
तो क्या बुरा है, ईरान तो हमारा पड़ोसी है, क्यों ना सुलह करवाएं आप। भट्टी साहब क्यों ना सुलह करवाएं, जल्दी से बता दें। ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा कि हम ट्रेड कर सकेंगे उनसे। हम ये गैस पाइपलाइन का मंसूबा इस वजह से तो फंसा हुआ है कि हम एजाज साहब, भट्टी साहब को जवाब का मौका दीजिएगा, वक्त जरा कम रह गया। भट्टी साहब मुख्तसर। आखिरी जुमला मैडम शेख एजाज का रिपीट करना चाहूँगा कि गैस पाइपलाइन जो है जिसमें ईरान हमें जुर्माने के लिए सालसी अदालत में ले जाना चाह रहा था, क्यों नहीं बिछा पाए हम? अमेरिका को नाराज, अमेरिका को नाराज़ करने की, अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, सिर्फ ये वजह है। तो क्या मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि हम कुछ भी ना करें, मेरा कहने का मकसद ये कि ईरान क्यों नहीं कुछ कर रहा, उनकी क़यादत क्यों नहीं कुछ कर रही, इतना बड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं खुली हैं। नहीं ये भट्टी साहब, ये गैस पाइपलाइन का जो इशू है ये यूएन सैंक्शन के अंडर आ जाता है ना। इसमें जो प्रॉब्लम है वो यूनाइटेड स्टेट, तो ज़ाहिर है अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो अपनी जगह होता ही है, लेकिन ये अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सैंक्शन की वजह से पाकिस्तान की लिमिटेशन आ गई थी। मज़हर भाई फिर अपने सुप्रीम लीडर जरदारी साहब को दाद दें कि जिन्होंने ना सिर्फ वो कर आए बल्कि एक शिक भी रखवा है कि अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो जुर्माना भी देंगे। नहीं वो तो देखिए सलाम ठोकें। हाँ, मतलब चीज़ ये है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इस चीज़ को हमें जिस तरह प्लीड करना चाहिए था कि बेसिकली तो यूएन को ये करना चाहिए था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में नहीं था, उसकी वजह से आपने पूरा इराक पे हमला कर दिया। लेकिन इम्पोर्टेंट देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्या पाकिस्तान कोई डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है जी, ये उस पर मुझे आई डाउट कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर कोई इतना इन्फ्लुएंस रखता है कि वो ईरान को इस चीज़ पर तैयार कर ले कि जो अमेरिकन टर्म्स हैं उस पर आ जाए। मुझे नहीं लगता ना हम ईरान के लिए कुछ कर सकते हैं, ना अमेरिका को मनवा सकते हैं, ना अरब ममालिक को, ना यूरोप को। ठीक है बेनज़ीर प्लीज, ओके बेनज़ीर प्लीज मुख्तसर तरीन पे मुझे क्लोज करना है। लीना देखिए, ईरान अमेरिका के बीच में अगर कोई बातचीत होती है और कोई डील हो जाती है उससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे हमें भी रीजनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हम इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे आए, इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, तो इस किस्म के अगर हालात बनते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में तो हमें उससे नुकसान होगा। तो हाँ, हमें अगर हम कर सकते हैं रोल अदा इसमें तो हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मैं जैसे मैंने पहले कहा हमारा कोई ख़ास लेवरेज नहीं है मेरी राय में। ठीक है, आपकी मज़हर साहब की इरशाद भट्टी साहब कमोबेश एक ही राय है। एजाज सैयद साहब इससे इत्तेफाक नहीं करते, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के पास लेवरेज मौजूद है, खासकर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद, और पाकिस्तान को करना भी चाहिए। विद दैट आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।